अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मैं तो यहाँ वाशिंगटन में हूँ, अमेरिका के कैपिटल सिटी में। लेकिन यहाँ वाशिंगटन से 7,000 मील दूर और 11,400 किलोमीटर दूर, क्रो फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। ये मैं एयरलाइन की डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं क्रो फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से 7,000 मील दूर और 11,400 किलोमीटर दूर एशिया, बड़े आज़म एशिया के अंदर एक मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी दारुल खलाफा है, जो एक मसनूई सा जाली शहर है इस्लामाबाद, उसके अंदर एक बड़ी महंगी सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है शाहराह दस्तूर के ऊपर। उस दस्तूर, जो शाहराह दस्तूर है, उसकी अंग्रेज़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू। उर्दू में भी वो दस्तूर की सड़क है और अंग्रेज़ी में वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में ये जो महंगी सफ़ेद बिल्डिंग है, बहुत ही महंगी, अरबों रुपए की इसकी कीमत है, उसमें है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कोई 2 घंटे से भी कम टाइम में, यानी यूँ कहिए कि पाकिस्तान में जब घड़ियाँ दिन के, दोपहर के, सुबह के 11:30 बजे बजाएँगी, तो 11:30 बजे के बाद से चंद घंटों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अहम पॉलिटिकल और लीगल ड्रामा वहाँ पर इनैक्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, जिसके बहुत से किरदार हैं। उन किरदारों के मैं अभी नाम आपके सामने रखता हूँ, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स के। लेकिन वकला बरादरी और जो लीगल कमेंटेटर्स हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर दफ़ा होती नहीं थी। बहुत पहले जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में एक फेडरल कोर्ट होती थी, उसको चीफ कोर्ट भी कहते थे, जो कराची में थी। उस वक़्त दारुल खिलाफा भी कराची में था। तो जब से वो अदालत उज़्मा का तसव्वुर था, यानी फेडरल कोर्ट, और उसके बाद फिर एक नए आइन की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो कभी भी इस अदालत उज़्मा की ज़िंदगी में, इसकी तारीख में, इस पे इतना कठिन लम्हा जो है, इतना मुश्किल इम्तिहान जो है, कभी अदालत उज़्मा और उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को फेस नहीं करना पड़ा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन ये जो इम्तिहान है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान फेस कर रहे हैं, इसका पर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कानून में एक तसव्वुर है एलएलबी के अंदर और कानून के इम्तिहान के अंदर कि आपका एक ओपन बुक एग्जामिनेशन भी होता है, जिसमें किताबें आपके पास होती हैं, वक्त भी बड़ा खुला होता है, और किताब को देखकर आपने, यानी अकल, यानी कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो किताब आपके पास होती है। जब आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाता है, फिर आप में इतनी जहानत होनी चाहिए कि आप उसका जवाब ढूंढ सकें। आपने सेक्शंस ऑफ लॉ को वहाँ पे कोट करना होता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने जो इम्तिहान है, उसके पर्चा जो है ना, उसके जो सवाल हैं, वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत है, क्योंकि सवाल तो पहले ही पता है, जिसका जवाब ढूंढना है, तो क्या इखलाकी जुर्रत है, क्या इतना यहाँ पर एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है कि इसका जवाब जो है ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ढूंढ सकेंगे। ये पर्चा किस किस को दिया गया, इस इम्तिहान में कौन शामिल है? इस इम्तिहान में शामिल हैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब। उनके साथ शामिल हैं जनाब सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब। चूँकि एजाज़ुल एहसन साहब जो सीनियर प्यूनी जज थे, जिनको चीफ जस्टिस बनना था काजी फ़ायज़ ईसा साहब की, इस बरस जब रिटायरमेंट होनी है ग़ालिबन 9वें महीने में, सितंबर में या 10वें महीने में, चूँकि उनको चलता कर दिया गया, उन पर दबाव डाला गया, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, तो अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियर प्यूनी जज हैं और अब वो पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। तो यहाँ पर मंसूर अली शाह साहब भी इस बेंच का हिस्सा हैं। उसके अलावा यहाँ पर अतर बिन अल्लाह साहब, जो इससे पहले बहुत ही रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी इस बेंच में शामिल हैं। उसके अलावा इसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। उसके अलावा यहाँ पर नईम अफ़गान साहब हैं, जस्टिस ऑनरेबल नईम अफ़गान साहब हैं, और ऑनरेबल जस्टिस यहाँ पर मुसरत हिलाली साहब हैं। तो ये 7 लोग हैं, इंक्लूडिंग काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिन्होंने इस इम्तिहान का पर्चा जो है उसका उन्होंने हल निकालना है। अभी इशू इनके सामने है क्या, ये क्यों इतना बड़ा इम्तिहान है इनकी ज़िंदगी में? इम्तिहान इसलिए है कि अदालत का जो बुनियादी तसव्वुर है वो ये है कि उसने लोगों को, पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है। लेकिन अदालत ने उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना किससे? अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है लोगों को, शहरियों को, पब्लिक को, बिजनेस एंटिटीज़ को, कारोबार को। सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करना है रियासत के इंतज़ामी ढांचे से, एग्ज़ेक्टिव के जबर से। जो किसी भी मुल्क में जो हुकूमत होती है, उसकी ज़्यादती से आपने लोगों को बचाना है। पाकिस्तान में इस तसव्वुर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा वकला जो हैं वो स्टे ऑर्डर की या बेल की या ज़मानत की प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर लॉ स्कूल्स भी नहीं है। लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज़ ने कुछ बरस पहले एक प्रॉपर लॉ स्कूल कायम करने की कोशिश की है, वरना जनरली पाकिस्तान में बस ऐसा ही था, मामला चलता रहा। कोई प्रॉपर लॉ स्कूल नहीं है, इसीलिए कोई लॉ के एकेडमिक्स भी नहीं है, लॉ के हवाले से कोई बहस भी नहीं। लेकिन बहुत ही आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि जब ये सारा वेस्टमिंस्टर का जो ये सारा कॉमन लॉ का जो तसव्वुर है,
जहाँ की डेवलप होता हमें नज़र आता है 10वीं 11वीं 12वीं सदी बरतानिया से, तो उस वक़्त जो सारी की सारी अदालत का या जज का तस्वर था, वो बादशाह के जबर से नोबिलिटी जो थी, अवाम तो मैटर ही नहीं करते थे, जो नोबिलिटी थी, जो उस वक़्त के फ्यूडल लॉर्ड होते थे, उन्हें बादशाह के जबर से, बादशाह के सिपाहियों की ज़्यादती से, बादशाह की फ़ौज की ज़्यादती से अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, जिसके लिए ये अदालत का बुनियादी तसव्वुर है, वहाँ से इसका इर्तिका हुआ। ऐसा क्यों था? उसकी वजह ये है कि 9वीं 10वीं सदी के बाद जब इंग्लैंड मारज़ वजूद में आया, 8वीं 9वीं सदी से पहले कोई इंग्लैंड नहीं था, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेट्स होती थीं। तो जब इंग्लैंड मारज़ वजूद में आया, तो जो सबसे बड़ा बदमाश होता था, जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड था, जो सबसे बड़ा फ्यूडल था, जिसके पास सबसे ज़्यादा सिपाही होते थे, वही बादशाह होता था। और चूंकि वो सबसे ज़्यादा सिपाही उसके पास होते थे, सबसे ज़्यादा मारपीट वही करता था, बाकी जितने फ्यूडल थे, उनको उस बादशाह के जबर से, उसकी ज़्यादती से उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी। यहाँ से बुनियादी तौर पर अदालत का तस्वुर जो है वो शुरू हुआ। अब इस वक्त ये जज साहिबान जो है, इनके सामने इशू है क्या? इनके सामने एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का केस है कि अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ देना है पब्लिक को, ये बिज़नेस एंटिटी को, और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हुकूमत वक्त से। और अदालत के जज साहिबान भी तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं। और वो कौन दे रहा है? वो अदालत ही के वो रियासत ही की एजेंसियाँ, रियासत ही के अहलकार जो हैं, वो उनको इस तरह से थ्रेटन कर रहे हैं। अभी ये मामला तो चल ही रहा था, ये कहानी तो चल ही रही थी, इस पे बहस तो हो ही रही थी। इस हवाले से 26 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया था। उसके ऊपर एक वन सिंगल मैन जुडिशल कमीशन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का बन चुका था। बन के वो कमीशन ख़त्म हो गया। 300 से ज़्यादा वकला जो हैं, उन्होंने उसके हवाले से अपनी स्टेटमेंट इशू की। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने भी, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जमात, उन्होंने भी मुतालबा किया कि सिंगल पर्सन कमीशन नहीं होना चाहिए। ये सारी बहस जब चल रही थी, सारा माशरा, सारी पब्लिक ओपिनियन मुतहरिक थी, तो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर एक रेशम नामी खातून ने 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिसेस को एक ख़त भेज दिया। उस ख़त के अंदर एक सफ़ेद पाउडर निकला। सफ़ेद पाउडर वाले लिफाफे जब लोगों ने खोले तो उनको जलन होने लगी। उसके ऊपर लिखा था एंथ्रेसिस बेसिलस, यानी इशारा ये किया गया कि ये पाउडर जो सफ़ेद है, ये एंथ्रेक्स का पाउडर है। एंथ्रेक्स 9/11 के बाद अमेरिका की जब सियासी तारीख चल रही थी, तो उस वक़्त किसी दहशतगर्द ने बाज़ दफातर के अंदर एंथ्रेक्स के ख़त भेजे थे, जिसके नतीजे में कहते हैं कि चंद लोगों की अमवात भी हो गई थी। एंथ्रेक्स जो है, उसको पोस्ट के ज़रिए भेजना जो है, इसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। यहाँ पर कहा यह जा रहा है, जो पाकिस्तान के अखबारात में क्लेम किया गया, मैं अपने से तो क्लेम करता नहीं, बिकॉज पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग फेक खबरें मचाते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। ये और बात है कि जितने करप्ट लोग हराम तरीके से पाकिस्तान में पैसे कमा रहे हैं, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया भी इकट्ठा कर लें तो शायद कोई इतना पैसा नहीं कमा रहा जितना पाकिस्तान के अंदर हराम का पैसा कमाया जा रहा है हलाल के नाम के ऊपर। बहरहाल इसका मतीउल्लाह जान साहब ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, क्योंकि इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात में जो तफसीलात छपी हैं, उसमें ये क्लेम किया गया है कि ये लिफाफे जो हैं, एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान कोई ग्रुप है, ये उसकी तरफ से भेजे गए हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान क्या चीज़ है, किसी ने इसका कुछ नहीं सुना। अखबारों में लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर 2023 में इस्लामाबाद के एक फैशनेबल ट्रेल 5 में, जिसमें अमीर लोग ऊपर अपना शौक़ पूरा करने के लिए मरगला की पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसे खतूत मिले थे जहाँ कहा गया था कि जुडिशरी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस किस्म के बहुत से ग्रुप जो हैं, हमारे अपने ही अच्छे जो लोग हैं, ईमानदार किस्म के नेक जो हमारे फरिश्ते हैं, उन्होंने इस किस्म के बहुत से ग्रुप शैडोई बना के रखे हैं और उनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना होता है, और ये इसी किस्म का कोई ग्रुप है। बहस इसके हवाले से बहुत सी है। एक बहस ये भी है कि हमारे इंतज़ामी ढांचे के अंदर, जो हमारा सिविल मिलिट्री इंतज़ामी ढांचा है, उसके अंदर ही एक रफड़ पड़ा हुआ है। वहाँ 2 धड़े एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक वो धड़ा है जिसका दफ्तर इस्लामाबाद में है, एक वो धड़ा है जिसका मेन दफ्तर जो है पिंडी में है। इन दोनों धड़ों की आपस में ठनी हुई है। सोशल मीडिया में बहुत से लोग इसके हवाले से क्लेम कर रहे हैं। ताहम ये कम अज़ कम फेक न्यूज़ में इसलिए जा सकता है कि हमें किसी सर्टिफाइड एडिटोरियली मैनेज अखबार से इसका हमें नहीं पता चल रहा। ये लोग अपने अपने ज़राए से इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पे पाकिस्तान में अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हुकूमत, मतलब जो भी कमेंट है, जो कमेंट या एनालिसिस के तबसरा है, उसको भी कहते हैं फेक न्यूज़ है, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहरहाल ये एक स्पेकुलेशन ज़रूर चल रही है कि सिविल मिलिट्री इंतज़ामी ढांचे के 2 धड़े आपस में लड़ रहे हैं। एक वो धड़ा है जिसके खिलाफ ख़त लिखे गए हैं, एक वो धड़ा है जिसने ख़त जज साहिबान से लिखवाए हैं, एक वो धड़ा है जिसने ये एंथ्रेक्स नामी पाउडर के ख़त भेज दिए हैं ताकि सूरत हाल को उलझाया जाए। ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरमियान में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद 7 जो जज साहिबान हैं, उन्होंने अब से घंटे 1.5 घंटे के अंदर इस केस का आगाज़ करना है और चंद घंटे तक ये प्रोसीडिंग जो है वो चलेगी। ये बड़ा अहम दिन है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं कुछ मज़ीद तफसीलात जो है आपसे इसकी शेयर करता चला जाऊँ। ये ख़त वाला ड्रामा तो हुआ ही कि ये रेशम बीबी जो है, जो कहा जाता है कि वकार हुसैन की बीवी है, उसके एक ख़त आ गए हैं, उस पर एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। ये बिल्कुल एक इंस्पेक्टर जैक क्लूसो वाला ये वाक़या है। इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसी पिछले 24 घंटे के अंदर 2 पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आई हैं। एक पाकिस्तान के मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से आई है, दूसरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आई है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटिशन लगता थोड़ी सी डेटेड है कि उन्होंने ये कहा कि जो सिंगल मेंबर बेंच बना था तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, उसको हम नामंजूर करते हैं। यहाँ पर एक लार्जर बेंच बनना चाहिए या फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट्स नहीं है। जो एतजाज़ एहसन साहब की पिटिशन है उसमें बड़े डाढ़े और सख्त किस्म के पॉइंट हैं। उसमें एक पॉइंट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक 3 मेंबर कमीशन बनाना चाहिए। ये 3 मेंबर कमीशन जो है इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि बात नज़र आ रही है शवाहिद से कि सरकारी अहलकार हैं, इंटेलिजेंस के अफसरान हैं जो अदालतों को हरासा कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, इंसाफ नहीं होने देते। इनकी निशानदही की जाए एक कमीशन के ज़रिए, इनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए और इनकी पेंशन और तमाम और जो मुराद हैं वो सलब कर ली जाएँ। ये कहना है एतजाज़ एहसन साहब की जो पिटिशन है उसके अंदर। अब होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट आज के दिन में इन तमाम पिटिशंस को, दरखास्तों को इकट्ठे क्लब कर देगी। लेकिन इससे ज़्यादा अहम चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है, एक इमरान खान साहब के हवाले से भी एक स्टेटमेंट आई है। उससे पहले रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब से कोई 24-36 घंटे पहले, जब उनके साथ खालिद खुर्शीद साहब भी बैठे हुए थे। उसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान जो है, जब उन्होंने अडियाला जेल के बाहर निकल के इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी प्रेस टॉक की, उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। वो बात उन्होंने क्या दोहराई? उन्होंने कहा कि हम इस 7 मेंबर जो लार्जर बेंच है, हम इसे रद्द करते हैं। यहाँ थोड़ा सा तजाद ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो सिंगल मेंबर कमीशन है उससे बेहतर है कि बेंच बन गया, तो हम यहाँ पर एक फुल कोर्ट जो है उसको बैठना चाहिए था। लेकिन इससे पहले बैरिस्टर गौहर अली खान, जिन्होंने इमरान खान के बिहाफ के ऊपर प्रेस टॉक की, उसमें उन्होंने वाशगाफ ब्लैक एंड वाइट अल्फाज में कहा कि तहरीक इंसाफ इस लार्जर बेंच को रद्द करती है और हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर एक फुल कोर्ट बननी चाहिए। असल मुतालबा जो था 300 प्लस वकला का, वो भी यही था कि इस्लामाबाद के अंदर जितने भी जजेस अवेलेबल हैं, और इस वक्त अगर आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पे 14 जस्टिस नज़र आएंगे। ख़ास जो इसमें एब्सेंसेस हैं उसमें आयशा मलिक साहिबा नहीं है, इसमें मुनीब अख्तर साहब नहीं है, और भी बहुत से लोग नहीं। ये जो 7 है, लेकिन टोटल 14 जस्टिस हैं और मुतालबा यही था कि जितने अवेलेबल हों उनका बेंच बनाएं। तो फिर यहाँ पर जब आयशा मलिक साहिबा भी मौजूद थी, यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद थे, तो उन सबको इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये था कि यहाँ पर हम इसको नहीं मानते। जब रऊफ़ हसन साहब ने अपनी प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड जजेस का एक जो है बेंच बना दिया गया है और यहाँ पर एक फुल कोर्ट जो है होनी चाहिए। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जैसे ही ये मामला सामने आया 26 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस का ख़त सामने आया, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक अजीबोगरीब किस्म की हरकत की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनको बुला लिया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब की इंतज़ामिया के ऊपर ही तमाम इल्ज़ाम था। उन्हें बुला लिया, उनसे एक प्राइवेट मुलाकात की, उसके बाद एक सिंगल मेंबर कमीशन बैठा दिया तसद्दुक़ जिलानी साहब का। ये वही कमीशन है जो अवाम के दबाव में, वकला के दबाव में जो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन कमीशन बिठाने का जो इकदाम है वो इतना मायूब था और इतना सस्पेक्ट था कि उसके बाद से तमाम तर ये उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ पे कोई इंसाफ करेंगे। सो अब ये जो बेंच बनाया गया है, इसमें सिर्फ अतर बिन साहब से ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अतर बिन साहब कोई यहाँ पे एक कोई बहुत स्टैंड ले लें, वरना बाकियों किसी से कोई लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। सबसे बेहतर बात क्या हो सकती है इस बेंच में, जिसकी प्रोसीडिंग अब घंटे 1.5 घंटे में शुरू होनी है, कि ये बेंच के फैसला करके अपने आप को डिसॉल्व कर ले कि यह मामला फुल कोर्ट में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन शायद ये ना हो सके। हम तवक्को ये करते हैं। मैं आपको एक वे फॉरवर्ड बता देता हूँ। अगर इस बेंच से कोई इंसाफ मिल सका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस का और पाकिस्तान के लोगों को, तो वो सिर्फ मिलेगा वकला के प्रेशर से, आवाम के प्रेशर से, सिविल सोसाइटी के प्रेशर से, मीडिया और सोशल मीडिया के प्रेशर से, उसी सोशल मीडिया के प्रेशर से जिससे हुकूमत भी और ख़ुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं बहुत तंग हैं। बहरहाल अब देख लेते हैं इसकी प्रोसीडिंग अगले 3-4-5 घंटे में हमारे सामने क्या कार्रवाई आती है सुप्रीम कोर्ट की। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा टेस्ट है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, उनके ब्रदर जस्टिस का। देख लें इम्तिहान में, देखते हैं कि किस हद तक ये लोग सुरुखू होते हैं। थैंक यू।